के दोस्त हवेली की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे थे। तभी अंजलि बोलती है, जय, आखिर बात क्या है? हम हवेली की तरफ इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हैं? तभी जय बोलता है, अंजलि, हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें हवेली पहुंचना है और मुझे अपनी जीप को रिपेयरिंग के लिए ले जाना है। इस कमीने कुणाल की वजह से हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो अब कोई सवाल जवाब नहीं, जल्दी से चलो। कुछ देर बाद सब हवेली पहुंच जाते हैं और मुझे जय अपनी जीप पर जाकर बैठ जाता है। वह अपने साथ कार्तिक को चलने को बोलता है, जिस पर कुणाल कहता है, मैं भी चलूंगा। तो जय उसे कहता है, नहीं, तुम यही रहो, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर किसी ने पूछा कि हम कहाँ गए हैं तो उन्हें बोल देना कि हम पास वाले शहर में किसी काम से गए हैं। इतना कहकर वह वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ ठाकुर बलवंत सिंह और गांव वाले अभी भी उस समाधि के पास थे। तभी पास में खड़े एक शख्स की नजर उन कांच के टुकड़ों पर पड़ती है। वह तुरंत ठाकुर बलवंत सिंह को उन कांच के टुकड़ों को दिखाते हुए बोलता है, मुखिया जी, यह क्या, ये कांच के टुकड़े यहाँ कैसे? मुखिया जी उन कांच के टुकड़ों को देखते हुए बोलते हैं, यह कांच के टुकड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? जहाँ तक मैं जानता हूँ इस समाधि के पास गांव का कोई भी इंसान नहीं आता, फिर ये कांच के टुकड़े यहाँ कैसे? खैर, अब छोड़ो, अब यहाँ से चलना चाहिए और बड़े पंडित से बात करना चाहिए। अब एक वही है जो हमें इस मुसीबत से दोबारा बचा सकते हैं। इतना कहकर वह सभी मंदिर की ओर चल देते हैं। उधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर विक्रम अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास एक हवलदार आता है जिसके हाथों में चाय की ट्रे होती है। वह आकर इंस्पेक्टर विक्रम को चाय देते हुए बोलता है, साहब, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो आप? इंस्पेक्टर विक्रम ट्रे से चाय लिए हुए बोलते हैं, आज गांव में जिस शख्स का शव मिला था, क्या नाम था उसका? हाँ, याद आया, रविंद्र। क्या रविंद्र की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है? जिस पर मोहन कहता है, साहब, इतनी जल्दी नहीं, 1-2 दिन तो लगेंगे। तभी इंस्पेक्टर विक्रम बोलता है, क्या तुमने इस रविंद्र के बारे में कुछ पता किया? क्या इसकी किसी से दुश्मनी थी या हाल फिलहाल में इसकी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? जिस पर हवलदार मोहन बोलता है, साहब, मैंने जहाँ तक पता किया है, यह जो रविंद्र था यह कल रात अपने दोस्त के यहाँ दावत पर गया था, जहाँ पर इतने काफी ज्यादा पी रखी थी और कल रात को ही वहाँ से अपने घर आने को निकल चुका था। अब रास्ते में क्या हुआ यह किसी को पता नहीं। इंस्पेक्टर विक्रम बोलता है, अच्छा, क्या वो वहाँ से अकेला निकला था? जिस पर मोहन बोलता है, हाँ, अकेला ही निकला था साहब। आपने उसकी लाश देखी थी, खूनी ने बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या की है। उसके शरीर पर कहीं भी किसी प्रकार की चोटों के निशान नहीं मिले हैं, बस उसके सीने में किसी धारदार हथियार से वार किया गया था। उसकी यह बात सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम बोलते हैं, अच्छा, अब जो भी हो, अब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए तो ही पता चलेगी। तभी एक दूसरा हवलदार दौड़ते हुए आता है और इंस्पेक्टर विक्रम को सैल्यूट करते हुए बोलता है, साहब, पता है गांव वाले इस हत्या के पीछे किसका हाथ बता रहे हैं? उसकी यह बात सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम पूछते हैं, अच्छा, तो बताओ गांव वालों को किस पर शक है? तभी हवलदार सोहन तपाक से बोल पड़ता है, साहब, गांव वाले इस हत्या के पीछे डायन का हाथ बता रहे हैं। उसकी यह बात सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम उसको डांटते हुए बोलते हैं, और क्या बकवास कर रहे हो, डायन वाइन कुछ नहीं होता, यह सब बस अंधविश्वास है। और जहाँ तक मुझे पता है रविंद्र की किसी ने हत्या की है, वह भी जानबूझकर। देखो, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, ये जो रविंद्र था उसकी किसी से बहुत पुरानी और गहरी दुश्मनी थी। उसके दुश्मन को ये पता चल चुका था कि रविंद्र आज उसके दोस्त के यहाँ दावत पर जा रहा है और उसे लौटने में देर हो जाएगी। उसने मौका देखकर रविंद्र को जंगल में ही मार दिया होगा। तभी हवलदार मोहन बोलता है, साहब, आप शहर शहर से यहाँ आए हो ना, इसलिए आप इन सब बातों को अंधविश्वास कर रहे हो। साहब, हमने इस डायन का प्रकोप देखा हुआ है, क्योंकि मैं और सोहन इसी गांव में रहते हैं। हमने देखा है कि वह डायन किस प्रकार हर अमावस्या की रात को किसी एक मासूम बच्चे की हत्या कर देती थी और उसके सीने से उसका दिल निकाल लेती थी। तभी इंस्पेक्टर विक्रम बोलते हैं, अच्छा, तो तुमने उस डायन को ऐसा करते देखा था क्या? तो हवलदार मोहन बोलता है, साहब, देखा तो नहीं, लेकिन हमने उन मासूम बच्चों की लाशें देखी थी। उस डायन ने बड़ी बेरहमी से उन मासूमों का कत्ल किया था। इंस्पेक्टर विक्रम उससे बोलता है, अच्छा, तो डायन ने उन मासूम बच्चों की हत्या की और उनका दिल निकाल लिया। चलो ठीक है, मान लेता हूँ, लेकिन जब डायन ने उन बच्चों की हत्या की तब उनके माता पिता क्या कर रहे थे?
क्या उनके माता पिता ने भी उनके रक्षा नहीं थी उस डायन से? सुनकर हवालदार सोहन बोलता है, साहब, जब वो डायन किसी बच्चे की हत्या करती थी ना तो उसके घर वाले न जाने किसी कारण बहुत ही गहरी नींद में सो जाते थे, मानो जैसे किसी ने उन्हें बेहोश कर दिया हो। और जब उन्हें होश आता तो वह देखते हैं कि उनका मासूम बच्चा जमीन के नीचे पड़ा हुआ, वह भी मरा हुआ। यह सब सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम हमको डांटते हुए बोलता है, अच्छा चलो छोड़ो ये सब बातें, जाओ अपना काम करो। दूसरी तरफ ठाकुर बलवंत सिंह और गांव वाले सभी मंदिर पहुंच जाते हैं और बड़े पंडित को सब कुछ बताते हैं कि किस प्रकार किसी ने उस समाधि को तोड़ दिया है जिसमें वह डायन की आत्मा कैद थी। बड़े पंडित उनकी बातें सुनकर बोलते हैं, यह तो बहुत बुरा हुआ, अब हम सबको उस डायन की आत्मा से कोई नहीं बचा सकता। बड़े पंडित की मुंह से यह बात सुनकर गांव वाले उनसे पूछते हैं, क्यों बड़े पंडित जी, क्या इस बार गुरुदेव हमें उस डायन की आत्मा से नहीं बचा सकते? जिस पर बड़े पंडित जी बड़े ही गंभीर स्वर में बोलते हैं, वह होंगे तभी तो हमें बचाएंगे। वह इस वक्त कहाँ पर है ये किसी को पता नहीं, फिर भी मैं एक बार काशी जरूर जाऊंगा और पता करने की कोशिश करूंगा कि गुरुदेव इस वक्त कहाँ पर है। ये सुनकर ठाकुर बलवंत सिंह उनसे बोलते हैं, बड़े पंडित जी आप अभी तुरंत निकल जाओ, मैं आपके जाने का इंतजाम करवाता हूँ। आप ही हो जो गुरुदेव का पता लगा सकते हो। आप जितनी जल्दी हो सके कहाँ से जाओ और गुरुदेव के बारे में पता करो, क्योंकि अब गुरुदेव का ही सहारा है। अब वही हमें इस डायन नाम की मुसीबत से बचा सकते हैं। इतना कहकर ठाकुर बलदेव सिंह और गांव वाले सभी अपने अपने घरों की ओर चल देते हैं। ठाकुर बलदेव सिंह अपनी हवेली पहुंच जाते हैं और वह अपने नौकर रामू से पूछते हैं, रामू जय और उसके दोस्त का अभी कहाँ है? उन्होंने इतना पूछा ही था कि वहाँ पर अंजलि, प्रिया और कुणाल आ जाते हैं। वह ठाकुर को बताते हैं कि जय किसी काम से शहर गया हुआ है। उनकी यह बात सुनकर ठाकुर उनसे बोलते हैं, शहर गया हुआ है? अच्छा ठीक है, क्या आप लोगों ने नाश्ता कर लिया है? अगर नहीं किया है तो आप सब पहले नाश्ता कर लो और अपने सामान पैक कर लो, क्योंकि आप लोगों को यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। इस गांव में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों पर किसी प्रकार की कोई मुसीबत आए। यह सुनकर अंजलि बोलती है, मुसीबत आने वाली है? किस प्रकार की मुसीबत आने वाली है अंकल? जिस पर ठाकुर बलवंत सिंह उसको कोई जवाब नहीं देते हैं और वह चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। अब शाम हो चुकी थी, जय और कार्तिक वापस आ चुके थे। वो सभी ठाकुर बलवंत सिंह के साथ बैठे हुए थे। तभी ठाकुर बलवंत सिंह जैसे पूछते हैं, बेटा तुम शहर क्यों गए थे, क्या काम था वहाँ? जय कहता है, ज्यादा कुछ नहीं पापा, कार्तिक को जरा डॉक्टर के पास ले गया था, इसे सुबह से हल्का हल्का बुखार था। ठाकुर बलवंत सिंह कार्तिक को देखते हुए बोलते हैं, तो बेटा अब आपकी तबीयत कैसी है? जिस पर कार्तिक बोलता है, अंकल अब ठीक हूँ। तभी ठाकुर बलवंत सिंह प्रिया, अंजलि और की ओर देखते हुए बोले, बच्चों का तुमने अपना बैग पैक कर लिया है? तभी जय उनसे पूछता है, क्यों पापा, ये लोग ना बैग तो पैक करेंगे? ठाकुर बलवंत सिंह उनको बोलते हैं, जय बेटा, अब तुम लोगों का इस गांव में रहना सुरक्षित नहीं है। इस गांव में बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली अब, और मैं नहीं चाहता कि तुम सब उसमें पड़ो। जिस पर जय बोलता है, पाप क्या मुसीबत आने वाली है गांव में? मैं तो सोच रहा था कि मैं यहीं रहकर ऑर्गेनिक फार्मिंग करूं। आप यहाँ रहने क्यों नहीं देना चाहते? आखिर बात क्या है पापा? आप मुझे बताते क्यों नहीं हो? बचपन में भी आपने मुझे यहाँ से दूर भेज दिया था और अब भी भेज रहे हो। मैं यही रहना चाहता हूँ पापा, मैं कहीं नहीं जा रहा। जिस पर ठाकुर बलवंत सिंह गुस्से में बोलते हैं, मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो, जाओ अपने बैग पैक करो और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाओ। इतना कहकर वह वहाँ से उठकर चले जाते हैं और जय सिर हिलाते हुए बोलता है, पापा आप कुछ भी कर लो, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अब रात के करीब 1 o'clock बज चुके थे और अब तक सारे गांव वाले भी सो चुके थे, पर शायद उनकी किस्मत में आज रात सोना नहीं लिखा था, क्योंकि उस समाधि स्थल पर इस वक्त हलचल होना शुरू हो गया था और समाधि से एक काली परछाई जैसे आकृति निकलती है और वह काफी जोर जोर से हंसते हुए कहती है, गांव वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब टूटने वाला है तुम सब पर इस डायन का कहर। इतना कहकर वह डायन गांव की तरफ उड़ जाती है और अपना अगला शिकार ढूंढने लग जाती है। वो डायन रूपपुर पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचकर उसने देखा गांव के सारे लोग सो चुके थे। उसने अपनी शक्तियों की सहायता से ये पता कर लिया था कि किन किन घरों में मासूम बच्चे हैं। उसने देखा कि गांव में लगभग 7-8 घरों में इस वक्त नवजात बच्चे थे, जिनकी उम्र इस वक्त लगभग 5 से 6 महीनों की थी। उसने सबसे छोटी उम्र के बच्चे को चुना और उस घर की ओर चल दी। उसने देखा कि उस घर में केवल 3 लोग ही थे जो अभी गहरी नींद में सो रहे थे। उसने उस घर में प्रवेश किया
और ठीक उस बच्चे के माता पिता के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो गई और वो कुछ मंत्र पढ़ने लगी। तभी एकाएक उसकी आंखों से लाल रंग की हल्की रोशनी निकली और जाके उस बच्चे के माता पिता को लगी। अब डायन ने उस बच्चे को उठाया जो अपने माता पिता के बीच में सोया हुआ था, और उसने उस बच्चे की चेहरे की ओर देखा और कहने लगी, चल बच्चे अब तैयार हो जा। तू बहुत भाग्यशाली है कि तुझे इतनी कम उम्र में ही इस बेरहम दुनिया से मुक्ति पाने वाला है। इतना कहकर वो वहीं जमीन पर बैठ गई और उसने जमीन पर एक चक्र जैसी कोई आकृति बनाई और उसके बीच में बच्चे को रखा और कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगी। तभी अचानक वो दीपक जल उठे जो उसने चक्र के चारों ओर रखा था। उसने ये देखते ही उस बच्चे को वहां से उठाया और उस मासूम बच्चे के कोमल सीने पर एकाएक अपने नाखून गड़ा दिए और एक झटके में ही उसका दिल निकाल लिया और उस बच्चे को वही जमीन पर पटक दिया और वो वहां से उस बच्चे का दिल लेकर उड़कर चली गई। सुबह हो चुकी है। गांव वाले अपनी अपनी दिनचर्या शुरू करने की तैयारी कर ही रहे थे। तभी एक औरत की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। ये चीख किसी और किसी की नहीं बल्कि उस मासूम बच्चे की माँ की थी जिसको कल रात उस डायन ने अपना शिकार बनाया था। अब तक सारे गांव वाले उसके घर तक पहुंच चुके थे। जैसे ही गांव वाले उस घर में घुसते हैं तो वे देखते हैं कि फर्श पर एक मासूम बच्चे का शव पड़ी रहा था जिसके सीने से उसका दिल गायब। वो देखते हैं कि उस बच्चे का पिता अपनी पत्नी को संभाल रहा था जो बार बार मेरा बच्चा कह कहकर बेहोश हो जा रही थी। कुछ गांव की औरतें उसके पास जाकर उस औरत को संभालने लगी और उस औरत का पति अपने बच्चे का शव उठाकर रोते रोते गांव वालों दिखाते हुए कहता है, मार डाला उस डायन ने मेरे बच्चे को, मार डाला। देखो कितनी बेहरमी से मार डाला मेरे बच्चे को। अब तक ये बात ठाकुर बलवंत सिंह तक पहुंच चुकी थी और वो भी उस घर तक पहुंच चुके थे। ठाकुर को दिखते ही वो आदमी अपने बच्चे के शव को लेकर उनके पास पहुंचकर उन्हें अपने मृत बच्चे को दिखाते हुए बोलता है, मुखिया जी देखो उस डायन ने मार दिया मेरे बच्चे को। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगा। ठाकुर उसे चुप कराते हुए उससे पूछते हैं, चुप हो जाओ माखन लाल, संभालो अपने आप को, जरा अपनी पत्नी की हालत तो देखो। अब अगर तुम ही कमजोर पड़ गए तो उसको कौन संभालेगा। ठाकुर की ये बात सुनकर वो अपनी पत्नी की ओर देखता है और कहता है, आप सही कह रहे हो मुखिया जी, पर कैसे आप तो जानते हो कितनी मन्नतों के बाद मेरे घर में किलकारियां गूंजी थीं। पता नहीं किस कुत्ते ने उस कमीनी डायन की समाधि तोड़कर उसको आजाद करवा दिया। इतना कहकर वो अपनी पत्नी के पास जाकर उसको संभालने लगा। अब तक जय और उसके दोस्त भी वहां पहुंच चुके थे। जय अपने पापा यानी कि ठाकुर बलवंत सिंह के पास जाकर उनसे पूछता है, पापा क्या हुआ है यहाँ? सारे गांव वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? ठाकुर जय की ओर देखते हुए बोलते हैं, अरे वो माखन लाल के बच्चे को किसी जानवर ने कल रात मार डाला। हाँ। तभी ठाकुर के पास खड़े कुछ गांव वालों ने उनकी तरफ इस तरह से देखा कि मानो वो है। ये आप क्या कह रहे हो मुखिया जी? ठाकुर ने भी उनकी तरह देखा और अपने सर को जाने लगे, मानो वो उनसे कह रहे हो कि इनको यहाँ क्या हुआ है, इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ठाकुर ने वहाँ खड़े को इशारा करके अपने पास बुलाया और उसको कहा, रामदेव तुम और उसके दोस्तों को यहाँ से वापस हवेली ले जाओ। रामदेव ये समझ रहा था कि ठाकुर जी ये नहीं चाहते कि जय और उसके दोस्तों को इस डायन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। रामदेव जय और उसके दोस्तों को पास जाता है और कहता है, अरे बच्चों तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो यहाँ से, यहाँ तुम लोगों का रहना ठीक नहीं है। ये सुनकर जय उनसे बोलता है, ये आप क्या कह रहे हैं रामदेव? चाचा कभी आप बोलते हो हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, पापा भी यही बोलते हैं कि हमारा रहना यहाँ ठीक नहीं है। आखिर बात क्या है, या फिर आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तभी रामदेव बोलता है, ऐसी कुछ बात नहीं है बेटा, न मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ और ना ही तुम्हारे पापा तुमसे कुछ छुपा रहे हैं। हम बस यही चाहते हैं इस गांव पर जो मुसीबत टूटी है वह तुम लोगों पर ना टूटे। हम बस यही चाहते हैं कि तुम लोग सुरक्षित रहो। तभी कुणाल कहता है, चाचा कैसी मुसीबत? आखिर कैसी मुसीबत इस गांव पर टूट पड़ी है? हमें कोई बताता क्यों नहीं है? आखिर बात क्या है? आप हमें बता क्यों नहीं रहे? रामदेव उसकी बात को सुनकर कहता है, क्या करोगे बच्चे यह जानकर? तुम मेरी बात मान, तुम लोग जितनी जल्दी हो सके तो लोग यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से, कि यहाँ से ही नहीं बल्कि इस गांव से ही। इतना कहकर वो जय को बोलता है, जो यहाँ से। जय अपना मन मार के उनके पीछे पीछे चल देता है और उसके पीछे पीछे उसके दोस्त भी। जाते जाते जय के दिमाग में यही बात चल रही थी कि आखिर क्या कारण है जो उसके पापा और रामदेव उसे बार बार यही बोले जा रहे थे, तुम लोगों का यहाँ रहना ठीक नहीं है, वापस शहर चले जाओ। लगभग 8 घंटे
बाद रामदेव जय और उसके दोस्तों को हवेली छोड़कर वापस वही आ जाता है जहाँ पर इस वक्त ठाकुर बलदेव सिंह थे, और वह उसे कहते हैं कि मैंने बच्चों को हवेली तक पहुँचा दिया है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जय को शक हो चुका कि हम मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। वह मुझसे बार बार पूछ रहा था कि आप लोग हमसे क्या छुपा रहे हो, मुझे बताओ। पर मैंने तो कुछ नहीं बताया। लेकिन मुखिया जी, मैं आपको कह देता हूँ कि आप उसे जितना जल्दी हो सके उन्हें वापस भेज दो। उधर हवेली में जय अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और वह अपने दोस्तों से बोल रहा था, दोस्तों, इस गांव में ऐसा कुछ तो है जो हमें पता नहीं है और पापा भी यह नहीं चाहते उस बारे में हमें कुछ पता चले। तभी अंजलि उनके पास आती है और बोलती है, जय, क्या तुम जानते हो उस बच्चे की हत्या कैसे हुई थी? जय बोलता है, पापा ने मुझे बताया था कि कल रात किसी जानवर ने उस बच्चे को मार डाला है। तभी अंजलि बोलती है, अरे यह बात नहीं है, गांव वाले तो कुछ और ही कह रहे हैं। पता है वह क्या कह रहे हैं? वह कह रहे हैं कि इस बच्ची को किसी डायन ने मारा है। और चाहते हो किस डायन ने? उसी डायन ने जिसकी समाधि इस कुणाल के बच्चे ने तोड़ी थी। क्या जय को डायन के बारे में पता चल जाएगा? क्या जय वापस शहर चला जाएगा या गांव में ही रहेगा? ये जानने के लिए सुने डायन का अगला चैप्टर केवल और केवल पॉकेट FM पर।